के काफी क्वेश्चन हमने खुद ही सॉल्व कर लिए थे, लेकिन एक क्वेश्चन में जाके ना हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। दैट वाज द केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंसेस। पैरेलल रेजिस्टेंसेस के केस में हमें प्रॉब्लम निकल के आती थी, ठीक है। अब पैरेलल के केस में जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आ रही थी, उसमें प्रॉब्लम इस बात की निकल के आती थी कि फॉर्मूला किस अकॉर्डिंगली लगाए एरर का, ठीक है, कि फॉर्मूला मैं कैसे यूज करूं। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो पैरेलल के केस में रेसिप्रोकली ऐड होते हैं मेरे सारे रेजिस्टेंसेस, ठीक है। और अगर यहां से फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करूं तो मेरा फॉर्मूला प्रॉपर्ली ये निकल के आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ठीक है। और अगर इस फॉर्मूले को मैं कंपेयर करूं इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है, जिसमें इसे C कह दिया, इसे A प्लस B कह दिया, ठीक है, या उल्टा लिख देते हैं, ठीक है, नीचे वाली चीज को C कह देते हैं, उल्टा लिख लेते हैं, ठीक है, नीचे वाली चीज को C कह दिया, ऊपर A भी बोल दिया, नीचे C बोल दिया, तो हमें ऐसा लगता है कि ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो बच्चा ये वाला फॉर्मूला लगा के पैरेलल वाला केस सॉल्व करता है और उसका आंसर कभी मैच नहीं करता। अब ध्यान दीजिए उसका आंसर मैच क्यों नहीं करता, उसके मैं प्रॉपर रीजनिंग दूंगा आज आपको कि व्हाई वी वर फेसिंग डिफिकल्टी, मुश्किल क्यों निकल के आ रही थी हमें इसे सॉल्व करने में, ठीक है। अब दिक्कत क्या थी, अब हमने जब भी ये एक्सप्रेशन किया था ए बी अपॉन सी वाला, ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बीच में कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन को ध्यान रखिए, ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, मतलब ए बी सी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला इज पॉसिबल, दिस फॉर्मूला इज पॉसिबल ओनली इफ, याद रख लो, ओनली इफ ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। अब पैरेलल के केस में मेरी ये इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन नहीं लग रही। पैरेलल के केस में जब हम एरर्स को सॉल्व करते हैं यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एरर, ठीक है, तब मेरी इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन पैरेलल के केस में एप्लीकेबल नहीं है। पैरेलल के केस में मेरी ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल, आप ध्यान से देखिए, यहां पर जो अगर मैं कंपेयर करूं इस पूरे को, ठीक है, तो ये C की जगह क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 आ रहा है। C अगर डिनोमिनेटर की बात करें, कहीं ना कहीं R1 और R2 के ऊपर डिपेंडेंट है, मुझे C इंडिपेंडेंट चाहिए, C A और B के साथ आपस में डिपेंडेंट ना हो। अब यहां पर आप देखिए, अगर R2 की वैल्यू इंक्रीज करती है तो C की वैल्यू भी इंक्रीज करती है, तो ये डिपेंडेंसी होगी ना, कि R2 अगर डिक्रीज कर दिया तो C भी डिक्रीज कर जाएगा, R1 अगर इंक्रीज कर दिया तो C भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अगर A इंक्रीज कर रहा है तो इन दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, B इंक्रीज कर रहा है C और A के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, C इंक्रीज कर रहा है A और B के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, पर यहां पर ऐसा केस नहीं आ रहा। सो व्हेनेवर मेरे पास एक ऐसा मैथमेटिकल रिजल्ट निकल के आ जाए जिसमें देखने से लगे कि वो मेरा एक एरर के फॉर्मूले की स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है, बट उसमें अगर आपकी डिपेंडेंसी निकल के आ रही है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। तभी मैंने कल लिखा था आपको, जब आपने सॉल्व किया था 18 क्वेश्चन में, मैंने कहा था कल मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, आपको रीजन एक्सप्लेन करूंगा इसका, और मैं आपका रीजन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस चीज का एरर फाइंड आउट करना, ठीक है। और प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है
कि मैं जो एरर का रिजल्ट यूज किया हुआ है रेड कलर के साथ जो मैंने लिखा हुआ है वो रिजल्ट यूज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट नहीं है इसके। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास फिर डेरिवेशन निकल के आती है ये वाली, ये फॉर्मूले की डेरिवेशन निकल के आ रही है मेरी। विजिबिलिटी क्या है, विजिबिलिटी है पूरी, हाँ जी नहीं है विजिबिलिटी, चलो फिर मैं खुद करता हूं, फिर से मैं करता हूं सॉल्व से। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आप नोट कर लीजिएगा, और एग्जाम में ना टीचर यही वाला केस डालता है, सिर्फ ज्यादातर मैक्सिमम टाइम्स पैरेलल का केस ही डाल देता है टीचर। उसे मालूम है बच्चे का ये एरर का फॉर्मूले, उसे 5 फॉर्मूले एरर के याद है। ठीक है, इसमें से 5 में से एक भी फॉर्मूला पैरेलल रेजिस्टेंसेस के लिए नहीं लगना, तो वो उठा देता है, डाल देता है, बच्चा भी कर देता है, गलती कर देता है। तो इसकी डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, लिख लो डेरिवेशन ऑफ पैरेलल, तो कैसे लिखेंगे, डेरिवेशन ऑफ एरर्स इन व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सॉल्यूशन क्या लिखने वाला हूं, ठीक है, 1/r प्लस माइनस डेल्टा r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस माइनस डेल्टा r1 प्लस 1/r2 प्लस माइनस डेल्टा r2। अब सॉल्यूशन यहां से शुरू होगा। हर्षुल आया नहीं यार, पता नहीं क्या होगा उसे। अब ये बुक्स में मिलता नहीं है सॉल्यूशन, इसे दिया ही नहीं हुआ किसी बुक में। ठीक है, अब ये मेरा पहला स्टेप निकल के आ गया। सिमिलरली दूसरा स्टेप देखिए आप, यहां पे जो भी r निकल के आ रहा है उसे कॉमन लिया हुआ, इधर r1 कॉमन लिया, r2 कॉमन लिया हुआ। ठीक है, तो मतलब मैंने यहां किया क्या, यहां से 1/r कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा r/r इज इक्वल टू 1/r1 1 प्लस माइनस डेल्टा r1/r1 प्लस 1/r2 1 प्लस माइनस डेल्टा r2/r2। ये इस तरह से ले ही सकते हैं कॉमन। चेक कर लो यहां तक। ठीक है जी, अब आगे मैंने क्या करवाया था आपको, बाइनोमियल थ्योरम करवाई थी, मैंने बाइनोमियल थ्योरम करवाई थी। अब अगले स्टेप में वो लिखी यही रहा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो क्या लिखना है अब, बाइनोमियल थ्योरम का मैं रिमाइंडर दे रहा हूं, याद करिएगा। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में क्या था, 1 माइनस nx। ठीक है, नहीं ऐसे लिखते हैं, 1 माइनस x रेज टू पावर n। तो क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम, 1 माइनस nx। 1 प्लस x रेज टू पावर n, तो क्या होता था, 1 प्लस nx। तान्या और नूर इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम की नहीं हुई। ठीक है, तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम का ये रिजल्ट याद कर लो, 1 माइनस x हमेशा पहली पोजीशन पे 1 नहीं आना चाहिए, एंड x शुड बी लेस देन 1। कंडीशन ये है, लिख लो बाइनोमियल थ्योरम की, के 1 होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 होना चाहिए, एंड जो सेकंड पोजीशन पर निकल के आ रहा है x, दैट शुड बी लेस देन 1। तो 1 माइनस x रेज़ टू पावर n इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1 माइनस nx। अगर प्लस का साइन है तो 1 प्लस nx। ठीक है, अब यूजिंग, अब पहले यहां पर एक स्टेप लिख लेते हैं।
ठीक है, यहां पर एक स्टेप लिख देते हैं, बाद में यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम करेंगे। ठीक है, 1/r, ये सारा ऊपर चला गया। ठीक है, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं। ठीक है, 1/r, जो वो वाली चीज थी सारी की सारी ऊपर आ गई, और उसकी पावर क्या निकल के आएगी, -1 इज इक्वल टू 1/r1, बाकी सारा ऊपर। इसकी पावर -1, जूनियर क्लासेस का रिजल्ट यूज कर रहा हूं। अब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम यूज किया, दैट इज 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n क्या होता है, प्लस माइनस लिख लो, 1 प्लस माइनस nx। तो यही करने वाला हूं, 1/r ऐसे, इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, तो -1 आगे आ गया। ठीक है, सिमिलरली इधर भी बाइनोमियल थ्योरम लगाइए। ठीक है, आपका n की जगह क्या आ रहा है, -1, तो ये -1 आ गया। सिमिलरली यहां पर भी लगाए, ठीक है, देखो यहां पर इसने भी वही स्टेप्स किए हुए। ठीक है, देन बेटा मैं बाइनोमियल थ्योरम तभी यूज करते हैं जब पावर्स जो होती हैं, मैं बता रहा हूं, कंडीशंस बता रहा हूं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम तभी यूज करते हैं जब आगे यहां पर फर्स्ट टर्म पे 1 हो, दूसरे टर्म x हो। अब यहां पर कंडीशन क्या है, x शुड बी लेस देन 1। अब ये देखिए यहां पर 1 आ रहा है, पीछे x की जगह आ रहा है डेल्टा r/r। अब याद रखिएगा डेल्टा r/r एवरी टाइम जब भी सॉल्व करोगे तो 1 से छोटा ही होगा। जब ये कंडीशंस आती हैं और समथिंग रेज टू पावर आता है, देन बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आप मैथ्स में भी पढ़ने वाले हो, +1 के मैथ्स के बीच में भी आएगा आपकी एनसीईआरटी का, मेरे ख्याल से ये नियर अबाउट 5th चैप्टर निकल के आता है आई थिंक। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम यूज होती है हायर पावर्स या फ्रैक्शनल पावर्स। जब कभी आपने क्या पढ़ा, a+b होल स्क्वायर पढ़ा, a+b होल क्यूब पढ़ा, उससे हायर पावर्स तो नहीं पढ़ी आपने, या फ्रैक्शन वाली पावर्स को सॉल्व करने का मेथड तो नहीं पढ़ा। तो बाइनोमियल थ्योरम आपको वो मेथड देता है हायर पावर्स को सॉल्व करना या जो फ्रैक्शनल पावर्स हैं उन्हें सॉल्व करने का। ठीक है नूर? यस। ठीक है, अब बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट कैसे लगाना है नूर, एक बार वो भी सीख लो। अगर पावर आपकी n आ रही है, n कैन बी एनीथिंग, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए कि यहां पर 1 आए, ये कंडीशन हमेशा होनी चाहिए, यहां पर 1 आए और ये x की वैल्यू शुड बी लेस देन 1। देन याद रखिएगा 1/nx होता है ये फॉर्मूला। तो मैंने यहां पर यही किया, n की जगह क्या आ रहा है, -1, तो ये -1 आगे आ गया, यहां पर भी -1, ये -1 आगे आ गया, यहां पर भी -1, तो -1 आगे आ गया। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसे अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। तो अगर ये सॉल्व करूंगा तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, पहले प्लस माइनस लिखा था, अब माइनस प्लस आए, ये ब्रैकेट साथ में ही ओपन कर दी मैंने।
इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट भी साथ में ही ओपन कर रहा हूं और ये माइनस प्लस बन गया। ये भी ब्रैकेट ओपन कर दे, ये अब अगर ध्यान से देखो, इसकी 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 कटिंग हो रही है आपस में। क्यों कटिंग हो रही है समझाता हूं, काफियों को बीच में समझ आ गया होगा, बाकी जिन्हें नहीं समझ में आया वो बताता हूं। एक्चुअल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन पैरेलल क्या होता है, ये होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो दैट इज वाई ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये और ये आपस में ऐड हो रहे हैं, ऐड होके ये किसके इक्वल आ रहे हैं, 1/R के इक्वल आ रहे हैं। इसलिए यहां पर मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया इसे। समझ में आया ये स्टेप तान्या, जसलीन समझ में आ गया? मैं मेडिकल के बच्चों को पूछ रहा हूं, ठीक है ना? चलो यहां तक आ गया समझ। अब मैं अगर आगे बढ़ता हूं, इसे रब करके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, फाइनल एक रिजल्ट निकल के आ रहा है। वो फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, डेल्टा R अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा फाइनल रिजल्ट निकल गया। दिस इज माई फाइनल रिजल्ट। अब अगर पैरेलल का सम आता है तो पैरेलल के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, और इसका रीजन मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में दे दिया। इसमें मैं पुराना फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं कर सकता एरर्स का, बिकॉज R1 R2 ठीक है आर नॉट इंडिपेंडेंट। हमें इंडिपेंडेंट चाहिए सारियां फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब आप पैरेलल का न्यूमेरिकल करके देखिएगा, आपसे हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। करें अगला टॉपिक, चलो मूविंग फर्दर। ठीक है, आज कुछ डेरिवेशन, ये सारा नोट कर लिया ना, आज कुछ डेफिनेशंस पेंडिंग है, उसके ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, कुछ पेंडिंग डेफिनेशंस हैं हमारी, उनके ऊपर जा रहे हैं। चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा वाइंड अप होने वाला। एक्यूरेसी साथ साथ नोट करते जाइएगा डेफिनेशंस, कभी कभी एग्जाम्स में टीचर पूछते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी। अब फिजिक्स में एक्यूरेसी का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, अब उसके ऊपर बात करने लगे हम। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशंस के ऊपर जाना हमें, इससे ज्यादा इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाना हमें डिटेल नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, अब एक्यूरेसी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। ठीक है, अब जो डॉक्टर्स हैं ना, डिजिटल थर्मोमीटर्स को ना कुछ डॉक्टर्स सही नहीं मानते। ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर्स को यूज नहीं करते वो कहते हैं डिजिटल थर्मोमीटर्स एक्यूरेट है, फीवर नहीं बताता बॉडी का। वो मर्करी थर्मोमीटर ज्यादा पसंद करते हैं अगर डॉक्टर्स की बात करिए तो। आप यहां पर थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, थर्मोमीटर को आप मान के चल सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट है जिसने मेरी बॉडी का एग्जैक्ट फीवर, ठीक है, टेम्परेचर कह सकते हो, मेजर करना। ठीक है, अगर तो वो पूरा एक्यूरेट वैल्यू मेजर करता है, इट मींस उसकी एक्यूरेसी बहुत है। या फिर हम ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू ए स्टैंडर्ड और ए ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जांपल
हम ना कभी कभार जब एसोलेशन, ग्रेविटेशनल एसोलेशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तब ग्रेविटेशनल एसोलेशन की ना हमारी वैल्यूज अलग अलग आती हैं, ठीक है। अब अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट निकल के आ गया जो जितनी एग्जैक्ट वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स की है या ग्रेविटी की है, ग्रेविटेशनल एसोलेशन की है, अगर वो उस मेजर करके बता दे तो उसकी क्या हो जाती है, हम मान के चलते हैं दैट इंस्ट्रूमेंट इज वेरी मच एक्यूरेट। सो एक्यूरेसी इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग स्मॉल रीडिंग्स, छोटी छोटी रीडिंग्स ले लेके करते हैं। एक्सपेरिमेंट करना हो ना तो उसकी छोटी छोटी रीडिंग्स लेके करते हैं। द स्मॉल रीडिंग रिड्यूसेस द एरर ऑफ कैलकुलेशन। मींस अगर मुझे काम करना है ना तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल, ठीक है, तो टाइम के इंटरवल्स ले लेके करते हैं। पहले 5 सेकंड में कितना निकल के आया, अगले 10 सेकंड में कितना निकल के आया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट अगर कुछ दिनों का निकल के आ रहा है, तो मतलब कुछ महीनों का निकल के आ रहा है, तो हम स्मॉल रीडिंग्स कैसे लिखते हैं, दिनों के हिसाब से लिखते हैं, डेज के अकॉर्डिंगली लिखते हैं, ठीक है। सो एक्यूरेसी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ, ठीक है, इट इज नोन एज एक्यूरेसी, ठीक है। अब आगे अगली टर्म एक निकल के आ रही है, प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसीजन। अब प्रिसीजन को ये कह के चल सकते हो डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, ठीक है। मैंने बोला कि ना कि भाई लॉकडाउन ओपन हो जाएगा कम से कम भी 16 मई को, और अगर लॉकडाउन 17 या 18 या उससे एक आध दिन पहले ओपन हो जाता है, तो मेरी मेजरमेंट क्या निकल के आती है कि एग्जैक्टनेस के आसपास निकल के आ गई। क्लोजनेस की 1 या 2 दिन का भी फर्क पड़ रहा है, द क्लोजनेस ऑफ 2 or more measurements to each other is known as precision। अब फिजिक्स के अंदर क्या होता है, हम ना जब भी कोई प्रैक्टिकल करते हैं ना तो एटलीस्ट 5 रीडिंग्स लेके चलते हैं। हम 5 बार प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं, देन विद द हेल्प ऑफ दोज 5 रीडिंग्स, ठीक है, हम वहां से कंक्लूजन निकालते हैं कि पर्टिकुलर रिजल्ट आ क्या रहा है। अब अगर आप देखो, अगर 5 की 5 रीडिंग्स सेम आ जाए तो मींस प्रिसीजन बहुत हाई है, मींस प्रिसीजन बहुत हाई निकल के आ रहा है अगर 5 की 5 रीडिंग सेम निकल के आ रहा है, ठीक है। सो यहां पर इसने एक एग्जांपल के साथ ये बात समझाने की कोशिश की है, इफ यू वे ए गिवन सब्सटेंस 5 टाइम्स एंड गेट 3.2 kg each times, then your measurement is very precise but not necessarily accurate। मतलब अगर यार मैं कहता हूं 3.2 3.2 3.2 5 बार रीडिंग लेने पे आ गया, ठीक है, तो मैं मेजरमेंट को क्या बोलूंगा, प्रिसाइज, लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट अगर 4 kg हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर फिजिक्स के प्रैक्टिकल के अंदर या साइंस के किसी प्रैक्टिकल के अंदर अगर रीडिंग बार बार मैच कर रही है, इट डजंट मीन कि वो रीडिंग एग्जैक्ट है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं दैट रीडिंग इज वेरी प्रिसाइज, ठीक है। क्या पता, मैं उससे ये कभी कंक्लूड नहीं करके चलूंगा कि वो रीडिंग एक्यूरेट निकल के आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हुआ क्या, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, उसका आंसर आ गया, अब आंसर आ गया, साथ वाले बच्चे का भी सेम आंसर आ गया, पीछे बच्चा बैठा था उसका भी सेम आ गया, अब क्लास के 10 बच्चों का आंसर सेम निकल के आ गया। टीचर क्लास में आया, आगे बोलता है यार इसका आंसर तो ये है नहीं, ठीक है। अब वो बोल रहा है उसका आंसर ये है नहीं, टीचर बोल रहा है, इट मींस एक्यूरेसी तो है ही नहीं, हाँ प्रिसाइज जरूर होगा उसका क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 10 बच्चों का सेम आंसर आ रहा है तो वेरी प्रिसाइज आंसर है कि क्लोजनेस है उसकी आंसर के आसपास, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, प्रिसाइज का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, द क्लोजनेस ऑफ द 2 or more measurements to each other, ठीक है। अब यहां पर ट्रू वैल्यू कभी नहीं लिखा इसने, ट्रू वैल्यू के आसपास आ रही है कि नहीं आ रही वो कभी नहीं लिखा,
ठीक है ना। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का मीनिंग। देन कंक्लूजन क्या निकल गया? हाँ जी, हाँ जी, नहीं 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 नहीं, वो आ रही है अब, अभी देखिए डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ठीक है, वो बोल रहा है डिग्री ऑफ क्लोजनेस। एक्यूरेसी का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू। प्रिसीजन के बीच में ट्रू वैल्यू की तो बात ही नहीं की उसने। प्रिसीजन के बीच में वो क्या बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, मैं फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं, ये देखिए, ठीक है, मैंने एक प्रैक्टिकल किया, ठीक है, ग्रेविटी का, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल की रीडिंग ली, प्रैक्टिकल की रीडिंग G1 मेरा निकल के आया 10, ठीक है, G2 मेरा निकल के आया 10.1 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों का जो कंपैरिजन है ना, ठीक है, उसे बोलूंगा प्रिसीजन, ठीक है। बट अगर ये ट्रू वैल्यू है, दिस इज ट्रू वैल्यू एंड दीज आर मेजर्ड वैल्यूज, ठीक है, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं, इसे बोलते हैं एक्यूरेसी। एग्जैक्टली तो ये है, ठीक है। अगर ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे किसी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को, दैट इज एक्यूरेसी। अगर प्रैक्टिकल वैल्यूज का आपस में कंपैरिजन करते हो तो दैट इज प्रिसीजन या प्रिसाइज, ठीक है। अब ये डेफिनेशन कंक्लूजन से मेरे पास क्लियर होती है। यहां पे अगर कंक्लूजन के ऊपर जाऊं तो ये बात मेरी क्लियर होती है। एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन ए मेजरमेंट एंड मेजरमेंट्स ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब आप देखो, मैंने यही बोला, ये ट्रू वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस को चेक करता है, दैट इज नोन एज एक्यूरेसी, ठीक है। सिमिलरली प्रिसीजन इज द डिग्री टू विच रिपीटेड मेजरमेंट्स अंडर द सेम कंडीशंस आर अनचेंज्ड, मींस ये वाली वैल्यूज जो मैंने ये बोला, ठीक है, मेजरमेंट्स है, रिपीटेड वैल्यूज है, ठीक है, इनकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या निकल के आ रही है, दैट इज प्रिसीजन, ठीक है। रेवा अब क्लियर हुआ? ठीक है, सभी को क्लियर है ना? नोट कर लिया, ये सीधा कंक्लूजन नोट कर लो चाहे, ठीक है, सीधा एक कंक्लूजन। मतलब अब फिजिक्स के अंदर आप जब प्रैक्टिकल्स करते हो तो ये चीज का ध्यान रख के चलते हैं, ठीक है। देन मूविंग फर्दर, इसके एक एग्जांपल आ गया, ठीक है, डेली लाइफ में से उसने एग्जांपल उठा ली, ठीक है। कैसे उठा रहा है? कहता है कोई एक फुटबॉल प्लेयर है, वो ना गोल करने की सोच रहा है। इमेजिन ए फुटबॉल प्लेयर शूटिंग एट द गोल। If the player shoots into the goal, he is said to be accurate. अगर पूरा गोल के बीच में जा रहा और गोल हो गया तो हम तब बोलते हैं जाके कि पूरा एग्जैक्ट किक थी उसकी, that is accurate kick. A football player who keeps on striking the same goal post, अगर बार बार स्ट्राइक करी जा रहा है तो उसे प्रिसाइज बोलते हैं, बट नॉट एक्यूरेट। मतलब एवरी टाइम प्रिसीजन डजंट मीन के एक्यूरेसी होती है, ठीक है। देयरफॉर ए फुटबॉल प्लेयर कैन बी एक्यूरेट विदाउट बीइंग प्रिसाइज। एक्यूरेट हो सकता है विदाउट बीइंग प्रिसाइज, मतलब पहली बॉल एक्यूरेसी कब आएगी? जब गोल के बीच में डाल रहा है। प्रिसीजन कब निकल के आ रहा है? अगर गोल तो हो नहीं रहा लेकिन बार बार कोशिश कर रहा है किक मार मार के, किक मार मार के, किक मार मार के, लेकिन गोल एक भी नहीं हुआ, ठीक है। तब मैं ये कह सकता हूं ही इज वेरी प्रिसाइज, बट एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट तब होगा जब वो एक्चुअल में गोल करके दिखाएगा, ठीक है। इफ ही हिट्स द बॉल ऑल ओवर द प्लेसेस बट स्टिल स्कोर्स, ठीक है। ए प्रिसाइज प्लेयर विल हिट द बॉल टू द सेम स्पॉट रिपीटेडली। अब कुछ प्लेयर्स का ना ऑलरेडी गोलकीपर्स को ना पता होता है
कि यार ये जब भी किक मारता है तो गोल पोस्ट की इसी साइड पे बॉल जाती है, ठीक है। तब वो क्या बात कर रहा है कि यार उसे मालूम है कि वो बड़ा प्रिसाइज प्लेयर है कि जब भी वो किक मारेगा ना उससे बॉल इसी डायरेक्शन में जाएगी। आप मेरी बात करिए, ठीक है। अगर मैं अपनी राइटिंग की बात करूं ना, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, यहां पर मेरा थोड़ा सरफेस ऊपर नीचे होता है, ठीक है, लेकिन आप अगर राइटिंग की बात करें, ठीक है, पीछे देखें, ठीक है, तो मेरी राइटिंग एवरी टाइम, अगर आप ध्यान दो, राइटिंग एवरी टाइम टेढ़ी जाती है, यहां से इसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब ये एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी तब होना था जब स्ट्रेट आती, ये बड़ा प्रिसाइज है कि बार बार आती इसी डायरेक्शन में, होता ही नहीं मुझसे, ठीक है। एक्यूरेसी तब आनी थी अगर स्ट्रेट होता, अब ये स्ट्रेट तो आ नहीं रहा, ठीक है, आपको देख के पता चल रहा है ये स्ट्रेट नहीं निकल के आ रही, ये हर बार क्या हो जाती है, थोड़ी सी पैरेलल, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। हर बार अगर बार बार रेपिटेशन हो रहा है किसी चीज का और सेम आंसर आई जा रहा है या क्लोजनेस आ रही है, ठीक है, मेजरमेंट्स की, तो दैट इज प्रिसीजन, या उसे कहते हैं प्रिसाइज, ठीक है। आप उसे कंपेयर करके नहीं चल सकते एक्यूरेसी का। अब ये राइटिंग एक्यूरेट नहीं है, आपको तो पता चल रहा है ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है ना। सो एक्यूरेसी इज व्हेन एग्जैक्टली सेम आंसर इज कमिंग, प्रिसीजन इज व्हेन एग्जैक्टली, मतलब बार बार रेपिटेशन, मेजर्ड वैल्यूज का आंसर सेम आ जाए। Therefore, a football player can be accurate without being precise if he hits the ball all over the place but still scores. A precise player will hit the ball to the same spot repeatedly irrespective of whether he scores or not. ठीक है? A precise and accurate football player will not only aim at a single spot but also scores the goal. अब अगर एक प्लेयर प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, ठीक है, तो वो एक सिंगल स्पोर्ट के ऊपर नहीं मारेगा, ठीक है, विल नॉट एम एट ए सिंगल स्पोर्ट बट ऑल्सो स्कोर दी गोल, ठीक है। तो लिटरली मीनिंग आप पीछे वाली स्लाइड का देखिए, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द मेजरमेंट्स ऑफ द ट्रू वैल्यू, प्रिसीजन इज द रिपीटेड डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यूज, ठीक है। तो इतनी बात याद रखिए, यहां पर अब एक डिफरेंस निकल के आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखें, क्लियर नहीं हो, मैं बोल के बता रहा हूं आपको, ठीक है, लिखते जाइए। एक्यूरेसी का फर्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है, एक्यूरेसी रेफर्स टू द लेवल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट एंड द एब्सोल्यूट मेजरमेंट। यहां पर एब्सोल्यूट मेजरमेंट को ट्रू मेजरमेंट भी बोल सकते हो, लिख लो। पहला पॉइंट आ रहा है, एक्यूरेसी रेफर्स टू द लेवल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू मेजरमेंट, ठीक है। इसी का पहला पॉइंट, प्रिसीजन का पहला पॉइंट निकल के आता है, प्रिसीजन इंप्लाइज द लेवल ऑफ वेरिएशन दैट लाइज इन द वैल्यूज ऑफ सेवरल मेजरमेंट्स ऑफ द सेम फैक्टर, ठीक है, इज द लेवल ऑफ वेरिएशन, प्रिसीजन इंप्लाइज द लेवल ऑफ वेरिएशन दैट लाइज इन द वैल्यूज ऑफ सेवरल मेजरमेंट एट द सेम फैक्टर, क्लियर। देन अगला, रिप्रेजेंट्स हाउ क्लोजली द रिजल्ट्स एग्री विद द स्टैंडर्ड वैल्यूज। एक्यूरेसी क्या रिप्रेजेंट करती है? एक्यूरेसी रिप्रेजेंट्स हाउ क्लोजली द रिजल्ट्स एग्री विद द स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी लिख सकते हैं। एक्यूरेसी रिप्रेजेंट्स हाउ क्लोजली द रिजल्ट्स agree with the standard values, whereas precision represents how closely the results agree with one another. ट्रू वैल्यू के साथ तो कंपैरिजन ही नहीं है, सिर्फ आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं इसमें, जो मेजरमेंट्स मैं ले रहा हूं उनका आपस में कंपैरिजन, ठीक है। whereas accuracy again, ठीक है, represents सिंगल फैक्टर और मेजरमेंट, ठीक है। प्रिसीजन की दस रहा है
मल्टीपल मेजरमेंट्स और फैक्टर्स आर नीडेड। प्रिसीजन ਦੇ ਵਿੱਚ मल्टीपल मेजरमेंट्स और फैक्टर्स आर नीडेड। Then it is possible for a measurement to be accurate on occasion as a fluke। इसे रहने दो चाहे, बस ये 3 पॉइंट्स लिखो, ठीक है। वो ज्यादा ही टिपिकल लैंग्वेज हो जाएगी, जरूरत नहीं। पेपर में इससे ज्यादा कुछ पूछना भी नहीं है, डेफिनेशन से पूछते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं यहां पर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं मेरे पास। आज जो क्वेश्चंस करते हैं, चलो अब इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ध्यान से रीड करिएगा क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के ऊपर। ध्यान से रीड करिए जरा क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज 26 ml। ए वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज 26 ml। ए स्टूडेंट measures the volume and finds it to be 26.2 ml and 26.1 ml and 25.9 ml and 26.3 ml। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वैसे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना है, एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना, ट्रू वॉल्यूम 26 है, पर बच्चा मेजरमेंट्स 26.2, 26.1, 25.9, 26.3 ले रहा है। Which of the following statement is true for this measurements? ठीक है, they are neither precise nor accurate, they have poor accuracy, they have good precision, they have poor precision। अब डेफिनेशन प्रिसीजन की पता है, एक्यूरेसी की डेफिनेशन पता है, तो क्या आंसर निकल के आएगा। इशिता प्राइवेट में मुझे आंसर सेंड करिए चैट बॉक्स में। सभी बच्चे प्राइवेट में मुझे सेंड करें। फर्स्ट मैं इसे मार्क कर देता हूं, 1 2 3 4। अब आपको बताना है 1 2 3 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही निकल के आ रहा है। अब डेफिनेशन का ध्यान रखिएगा, यूजिंग योर डेफिनेशन, दिमाग लगा के मुझे चैट बॉक्स में आंसर सेंड करिए। चलो जल्दी करो। किसी ने नहीं भेजा आंसर? अरे कुछ भी भेज दो, एमसीक्यूज में फ्री नहीं बैठते, एमसीक्यू में कुछ ना कुछ आंसर देते जरूर है। चलो मैं हेल्प कर देता हूं एक बार। एक्यूरेसी का मतलब था कि जिसमें हम मेजरमेंट्स का कंपैरिजन ट्रू वैल्यू के साथ करते हैं, ठीक है। अब कितनी क्लोजनेस निकल के आ रही है। एंड प्रिसाइज में क्या करते थे, जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उन्हें देखते थे कि वो एक दूसरे के कितनी क्लोज निकल के आ रही है, ठीक है। अब सोचिए, दे आर नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। क्लोजनेस तो है ही है यार सभी वैल्यूज के बीच में। अब खुद सोचो, 26.1 का कंपैरिजन करके देखो 26.2 के साथ, वापस में क्लोजनेस ही है ये। अच्छा, इसी तरह से 25.9 का कंपैरिजन करके देखो 26.1 के साथ, आ तो रही है क्लोजनेस, 0.2 का ही फर्क है।
इस तरह से 26.3 का चेक करके देखिए 26.2 के साथ आ रही है। चलो नूर ने आंसर दे दिया मुझे और रेवा ने भी आंसर दे दिया। चलो इतना बता दूं, रेवा और नूर दोनों का आंसर सही है। बाकी इशिता रिप्लाई करो, मतलब दो बंदों को तो बात समझ में आ ही गई है। चलो तवलीन तुम्हारा भी आंसर सही है, तान्या का भी सही है, 4 बंदों को समझ में आ गई। इशिता रहेगी, हरलीन रहेगी, जसलीन भी रहेगी। चलो मैं देता हूं इसका आंसर, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें। इसका आंसर थर्ड ऑप्शन निकल के आ रहा है। थर्ड ऑप्शन क्यों, क्या निकल के आ रहा है? गुड प्रिसीजन का मतलब क्या है कि आपस में क्लोजनेस है, जितनी भी मैयड वैल्यूज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं निकल के आ रहा है। मैयड वैल्यूज अगर आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है, इट मींस दे हैव ए गुड प्रिसीजन। हाँ, उसके साथ तो कंपेयर ही नहीं कर रहा, ट्रू वैल्यू के साथ तो। ठीक है, तो क्लियर हो रही है बात? दैट इज सी। देन फर्दर, मूविंग फर्दर, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, चलो इसका तो आंसर भी साथ में है, रह गया होगा साथ में आगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज 20.5 ml, which of the following sets of the measurements represents the value with the good accuracy। अब 4 सेट दिए हुए हैं आपको। ठीक है, ये पहला सेट है, दूसरा सेट है, तीसरा सेट है, चौथा सेट है। ठीक है, जिसमें 25.5 ml के साथ, ठीक है, कंपैरिजन अब एक्यूरेसी में किसके साथ करना है? ट्रू वैल्यू के साथ। क्लोजनेस निकल के आ रही है, मैं वो वाला वैल्यू उठा लूंगा। अब मेरी एक्यूरेसी पता किसमें निकल के आएगी? जिसमें मेरा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मैच करे, जिसमें एक बार भी मेरी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई ना, दैट इज एक्यूरेट। द सेट 20.2, 20.5, 20.3 ml, 20.1 रिप्रेजेंट्स द वैल्यू विद इन गुड एक्यूरेसी। गुड एक्यूरेसी क्यों है? यहां पर पूरा एग्जैक्ट आंसर ही नहीं निकलेगा, ट्रू वैल्यू के इक्वल ही निकल के आ गया, तो इसे कहते हैं हम एक्यूरेसी। यहां पर कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के बीच में आप चेक करके देखो, उसने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। अब आप पिछले क्वेश्चन के बीच में देखिए, जो मेरे पास यहां पर वैल्यू आ रही है 26 आ रही है, कोई वैल्यू, एक भी वैल्यू 26 नहीं आ रही। अगर इसमें एक वैल्यू भी 26 आ जाती ना, एक वैल्यू भी 26 आ जाती, तो मैंने क्या लिखना था? दे हैव ए गुड प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, एंड एक्यूरेसी। पर यहां पर एक भी वैल्यू 26 के इक्वल नहीं आ रही, तो एक्यूरेसी की बात ही नहीं की हमने, एक्यूरेसी स्किप करके चल गए। ठीक है जी, सो आज का टॉपिक मेरा इसी के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, हम अब करना क्या है, हमने टुमारो विल बी द लास्ट डे, माइट बी लास्ट डे फॉर द यूनिट 1। ठीक है, लास्ट डे यूनिट 1 है, जितनी प्रॉब्लम हो सके तो लेके आइएगा अपनी तरफ से। ठीक है, जो मेरे छोटे छोटे पार्ट्स रह गए हैं यूनिट 1 में डिस्कस करने वाले, मैं वो सारे डिस्कस करूंगा। तो फिर माइट बी, आज मेरे ख्याल से ट्यूसडे है, तो हम ऐसा करेंगे थर्सडे से, थर्सडे ना होगा चलो फ्राइडे से हम अगला यूनिट फिजिक्स का शुरू कर लेंगे। ठीक है जी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे मुझे पूछिएगा। ठीक है जी, चलो गुड इवनिंग।